विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, विद्युत अर्थात आवेश। द्विध्रुव से तात्पर्य है कि वस्तुएं जो एक दूसरे के समान है तथा एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, अर्थात जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण से तात्पर्य एक ऐसी लंबाई से है जिसके आसपास कण घूम रहा है। द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं, P बराबर Q इंटू उनके मध्य की दूरी। द्विध्रुव आघूर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण और प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण, प्रकृति में कुछ ऐसे अणु विद्यमान हैं जिनमें धनावेश तथा ऋणावेश कुछ दूरियों पर स्थित होते हैं, अर्थात धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होते हैं, जैसे NaCl, H2 आदि। ये स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण कहलाते हैं। प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, जैसा कि नाम से पता चलता है कि इनमें द्विध्रुव आघूर्ण किसी अन्य स्रोत द्वारा उत्पन्न होगा। प्रकृति में ऐसे कई अणु हैं जिनमें साम्य अवस्था में धनावेश तथा ऋणावेश एक दूसरे के संपाती होते हैं, अर्थात उनके मध्य की दूरी 0 होती है। ऐसे पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धनावेश तथा ऋणावेश विपरीत दिशा में अल्प प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण विद्युत द्विध्रुव की रचना होती है। इसे प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण दो दिशाओं में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक तो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश तथा दूसरा आवेशों के मध्य लंबवत स्थिति पर, जिन्हें क्रमशः अक्ष व निरक्ष कहा जाता है। अक्षीय स्थिति, माना कोई द्विध्रुव आघूर्ण AB है जिसके बिंदु A पर -Q आवेश है तथा बिंदु B पर +Q आवेश है तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी 2a है। यदि इसका मध्य बिंदु O है जहां से दोनों आवेशों के मध्य की दूरियां a है, यहाँ हम दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a लेंगे ताकि आगे हमें गणना में सुविधा हो। माना इसके अक्षीय बिंदु से r दूरी पर कोई अन्य बिंदु आवेश भी है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अतः कूलॉम नियम से +Q आवेश के कारण E + Q बराबर 1/4πε0 Q/Pb²। Pb बराबर OP - BP और AB बराबर R-A। Pb बराबर R-A। अतः +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बराबर 1/4πε0 Q/A²। इसकी दिशा BP दिशा में होगी क्योंकि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होती है। इसी प्रकार -Q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बराबर 1/4πε0 QAP²। AP बराबर AO + OP, AP बराबर R+A। अतः -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बराबर 1/4πε0 -Q R+A²। यहाँ -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा PP दिशा की ओर होगी। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E एक्सियल बराबर E1 + E2। E अक्षीय बराबर 1/4πε0 Q1 - 1/R-A² -1/R+A²। E अक्षीय बराबर अर्थात अक्षीय विद्युत क्षेत्र बराबर 1/4πε0 Q। ब्रैकेट के अंदर स्थित दोनों पदों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पर प्राप्त पदों का a + b होल स्क्वायर से
बीजगणितीय हल करते हैं। r प्लस ए का होल स्क्वायर हमें आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar प्राप्त होता है। उसी प्रकार r माइनस ए का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar प्राप्त होता है। जब इनकी गणना की जाती है तो आर स्क्वायर और ए स्क्वायर एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जैसा कि हमें पता है P बराबर Q2a होता है, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण आवेश और उनकी मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अतः E अक्षय बराबर 1/4πε0 2pr r माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। यहाँ a का मान r की तुलना में बहुत कम होता है, अतः a स्क्वायर को नगण्य लेने पर यदि किसी संख्या का मान कम है तो उसके वर्ग का मान और भी कम होता है। जैसे 0.5 का वर्ग 0.25 होता है, जो कि 0.5 की तुलना में कम है। अतः e अक्षय बराबर 2pr अपॉन 4πε0 r की पावर 4 होता है। r से r का प्रभाव निरस्त कर देने पर e अक्षय बराबर 2p अपॉन 4πε0 r³ प्राप्त होता है। निरक्ष रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, माना दो आवेश -q तथा +q है जो 2a दूरियों पर स्थित है। इनके मध्य एक बिंदु O है जो दोनों आवेशों से a दूरी पर स्थित है, जिससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश P है जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। पहले AP तथा BP की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि AOP एक समकोण त्रिभुज है तथा प्रत्येक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, अतः PA स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर होगा। यहाँ AO का मान A है तथा OP दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात R है। PA बराबर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्राप्त होता है। इसी प्रकार PB दूरी भी रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्राप्त होगी तथा +q आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E +q बराबर 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्राप्त होता है। इसकी दिशा BP के अनुदिश होगी तथा -q आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र E -q बराबर 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा। यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा PA के अनुदिश होगी। यहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त हो रही है जो एक दूसरे के विपरीत नहीं है। दोनों के बीच एक कोण है। E1 तथा E2 दोनों सदिश राशियां। कोई भी सदिश राशि जो अक्ष के साथ कोई कोण बनाती है वह दो घटकों में विभक्त होती है। अतः हम यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए सदिश को इसके घटकों में विभक्त करेंगे। यहाँ इसको इसके घटकों में विभक्त करने पर हम पाते हैं कि इसके साइन घटक एक दूसरे के विपरीत है तथा कोस घटक एक ही दिशा के अनुदिश है। अतः साइन घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अर्थात साइन घटक का परिणामी मान 0 होगा। अतः निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा। यहाँ E1 तथा E2 का मान समान है। अतः निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र 2E cos थीटा प्राप्त होता है। cos थीटा का मान हम त्रिभुज APO से ज्ञात करते हैं। APO क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है और प्रत्येक समकोणीय त्रिभुज में त्रिकोणमितीय फलन लागू होते हैं। अतः cos थीटा बराबर A अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगा। समीकरण में cos थीटा का मान करने पर समीकरण कुछ इस तरह दिखाई देती है। चूंकि हम जानते हैं किसी भी बिंदु के कारण विद्युत आघूर्ण का मान P बराबर Q2A होता है। अतः Q2A को P से रिप्लेस कर देते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि द्विध्रुव के दोनों अणुओं के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, अतः किसी भी कम दूरी का वर्ग करने पर यह और भी कम हो जाती है। इसलिए A स्क्वायर को R स्क्वायर के सापेक्ष नगण्य मानेंगे। अतः निरक्षीय स्थिति पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान Kp/r³ प्राप्त होता है। अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तुलना करने पर हम पाते हैं कि अक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निरक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु से 2 गुना होता है।
एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलागुण। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलागुण ज्ञात करने से पहले बलागुण समझ लेते हैं। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है तो वह बल के कारण होती है, परंतु यदि कोई वस्तु घूमती है तो वह बलागुण के कारण घूमती है। जहां बल को F लिखा जाता है तो बलागुण को टो से दर्शाया जाता है, अतः टो बराबर बल इंटू आगुण भुजा होती है। आगुण भुजा, जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि ऐसी भुजा जिसके सापेक्ष कण वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है वह भुजा आगुण भुजा होती है। तो अब टॉपिक पर आते हैं। माना कोई विद्युत द्विध्रुव है, इसमें -q तथा +q आवेश 2a दूरी पर स्थित है। इनको एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाता है, जिसके कारण +q आवेश पर तथा -q आवेश पर बल लगता है। हमने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा में देखा था कि E बराबर F/q होता है, तो F बराबर QE होगा। +q आवेश के कारण बल -q आवेश के कारण बल -QE होगा, अतः परिणामी बल 0 प्राप्त होता है, जिसके कारण वस्तु की स्थानांतरण गति नहीं होती है। परंतु दोनों बल संरेखी नहीं होने के कारण दोनों ध्रुवों पर एक बल युग्म का निर्माण होता है, जो कि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेख करने का प्रयास करता है। बलागुण बराबर बल इंटू आगुण भुजा। चूंकि यहाँ द्विध्रुव BC भुजा के अनुदिश घूम रहा है, अतः यह भुजा आगुण भुजा होगी। त्रिभुज ABC से हम BC का मान ज्ञात करेंगे, अतः त्रिभुज ABC में sin थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण, अतः BC बराबर 2a sin थीटा प्राप्त होगा। टो बराबर QE और B प्राप्त होता है, अतः बलागुण बराबर QE इंटू BC प्राप्त होगा। अतः बलागुण में BC का मान रखने पर ये निम्न प्रकार प्राप्त होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि P बराबर Q2a होता है, अतः बलागुण बराबर PE sin थीटा होगा। यदि कोई राशि sin थीटा के पदों में हो तो उसे P इंटू E लिखा जाता है, अर्थात ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो कि सदिश राशि होता है। विशेष स्थितियां। फर्स्ट कंडीशन, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो। जैसा कि हम जानते हैं कि 0 डिग्री पर sin थीटा का मान 0 होता है, अतः यहाँ बलागुण का मान भी 0 प्राप्त होगा। और यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो जैसा कि हम जानते हैं कि sin थीटा का मान 1 होता है, अतः बलागुण का मान PE प्राप्त होगा। चूंकि बलागुण sin थीटा का पद है और कोई भी राशि sin का पद हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री पर इसका मान सबसे अधिक होता है तथा 0 डिग्री पर 0 होता है। ये आपका लास्ट टॉपिक।